हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट हमारा भूगोल, सेट नंबर है 15। इससे पहले ऑलरेडी हमने 14 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में 20 बहुत ही आसान से सवाल लिए गए हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला सवाल है, तीस्ता परियोजना किन दो देशों के बीच विवादित है? विकल्प में है भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत तथा पाकिस्तान, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है भारत तथा बांग्लादेश। याद रखिएगा, तीस्ता परियोजना भारत तथा बांग्लादेश के बीच में विवादित है। ठीक है, और तीस्ता नदी का उद्गम के बारे में बात करें तो तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल से होकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है। दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के विवाद है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, एक स्लोप में बड़े पैमाने पर चट्टान, मलबा या मिट्टी खिसकने को क्या कहा जाता है? विकल्प में है ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है भूस्खलन। विकल्प नंबर सी सही होगा। याद रखिए कि जब पहाड़ या ढलान से चट्टान, मिट्टी या मलबा अचानक नीचे खिसकता है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? भारी वर्षा, भूकंप, वनों की कटाई, सड़क या निर्माण का कोई कार्य होना। ठीक है, चलिए ज्वालामुखी क्या है? ये पृथ्वी के अंदर से लावा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है ना। वहीं बात करें हिमस्खलन क्या है, तो ये ही इसमें होता क्या है कि इसमें बर्फ खिसकती है, मिट्टी या चट्टान यहाँ पे नहीं खिसकता। हिमस्खलन में याद रखिएगा कि यहाँ पे बर्फ खिसकती है, मिट्टी या चट्टान नहीं खिसकता यहाँ पे। जबकि ज्वालामुखी क्या है, तो ये पृथ्वी के अंदर से लावा निकलने की प्रक्रिया है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, एक जीविका के लिए उत्पादन को व्यवस्थित करने हेतु आवश्यक है भौतिक पूंजी की, भू और प्राकृतिक संसाधन की, श्रम की, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका डी विकल्प, एक से अधिक। याद रखिए, उत्पादन के लिए मुख्य जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, वो भूमि होता है। भूमि में प्राकृतिक संसाधन ले सकते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, खनिज, श्रम जिसे कह सकते हैं लेबर, काम करने वाले लोग, पूंजी, मशीन, पैसा, उपकरण, है ना। इन तीनों के बिना उत्पादन संभव ही नहीं है। ठीक है, तो विकल्प नंबर आप डी लेकर चल सकते हैं। ये सब कहते हैं पहला विकल्प भौतिक पूंजी। तो भौतिक पूंजी तो जरूरी तो है, लेकिन अकेले पर्याप्त है क्या? बिल्कुल नहीं। भू और प्राकृतिक संसाधन जरूरी है ये भी, पर अकेले उत्पादन नहीं कर सकता। वहीं बात करें श्रम के बारे में, तो श्रम भी अकेले पर्याप्त नहीं है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि डी विकल्प यहाँ पे सही है। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखिए कि किसी भी चीज़ का उत्पादन करने के लिए, है ना, तीन चीज़ों की जरूरत होती है मुख्य रूप से, भूमि, श्रम और पूंजी। ठीक है, इन तीनों के बिना उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक अधातु खनिज का उदाहरण क्या है? बॉक्साइड, ताम्र, जिप्सम, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताना सिंपल सा है कि एक अधातु खनिज का उदाहरण क्या है? बॉक्साइड, ताम्र, जिप्सम, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है जिप्सम। ठीक है, विकल्प नंबर सी सही होगा। जिप्सम एक अधातु खनिज का उदाहरण है। ठीक है ना। खनिज दो प्रकार के होते हैं ना, धात्विक और एक अधात्विक। जिप्सम एक अधातु खनिज है। इसका उपयोग सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। ठीक है, बॉक्साइड एक धातु खनिज है, धात्विक खनिज कह सकते हैं इसे। ये एल्युमिनियम का अयस्क माना जाता है। वहीं बात करें ताम्र के बारे में, तो ये कॉपर है और ये धात्विक खनिज है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां अधिकतम गर्मी प्राप्त होती है। बताना है पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पे सर्वाधिक या अधिकतम गर्मी प्राप्त होती है। विकल्प में है शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा, सही आंसर होगा इसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है ना। पृथ्वी के कह सकते हैं कि पृथ्वी को 3 हीट जोन में बांटा गया है। कौन कौन? एक है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, और तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से डील कर दें। पहला है उष्ण कटिबंध। पेन भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध। दूसरा क्या है? दूसरा है आपका शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। जबकि तीसरा है शीत कटिबंध। ठीक है ना। तो पृथ्वी को 3 हीट जोन में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध वाला जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं उष्ण कटिबंध वाला, ठीक है, ये कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में स्थित है। जैसे अगर हम ये कहें ये विषुवत रेखा है और ये मान लेते हैं कर्क रेखा और ये वाला है मकर रेखा, तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहा है ना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, यही क्षेत्र को कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं, इसलिए सबसे अधिक गर्मी यहीं पे पड़ती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, वहीं बात करें शीतोष्ण कटिबंध के बारे में, तो यहाँ पे मध्यम तापमान देखने को मिलती है, जबकि शीत कटिबंध जो होता है यहाँ पे बहुत ही ठंडा क्षेत्र होता है। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, 66.5 डिग्री सुपर वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, तो ये याद रखना है। शीत कटिबंध में यहाँ पे सबसे कम तापमान देखने को मिलता है। शीतोष्ण कटिबंध जो होता है ना, यहाँ पे मध्यम तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस और उपोष्ण में आप देखेंगे तो ये मुख्य हीट जोन नहीं माना जाता है। वैसे आप देखेंगे तो भारत का जो क्षेत्र है ना, आप कह सकते हैं मकर रेखा से ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो वो उपोष्ण वाला क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसे सामान्य आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है? बताना है कि किसे सामान्य आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। विकल्प में है स्टील, बिजली, मानव, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर ए, स्टील। याद रखिएगा, स्टील को ना आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब देखेंगे कि निर्माण कार्य में भी किसका प्रयोग करते हैं? स्टील का ही प्रयोग करते हैं। मशीन देखेंगे तो मशीन, सभी मशीनों में भी स्टील ही लगती है। रेल की पटरी, गाड़ी, जहाज, सब में स्टील लगता है। ऑटोमोबाइल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, रक्षा हो गया, सब में देखेंगे तो स्टील का पर सभी निर्भर हैं। ठीक है, आसान भाषा में कह सकते हैं कि अगर स्टील नहीं तो मशीन नहीं, और मशीन नहीं तो उद्योग नहीं। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं कि स्टील जो है ना आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? बताना है, जगतपुर झील बिहार के किस जिला में स्थित है? कैमूर, भागलपुर, दरभंगा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है भागलपुर। ठीक है, याद रखिएगा, जगतपुर झील कहाँ स्थित है? ये भागलपुर में स्थित है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पृथ्वी के प्रत्येक घंटे के 24 घंटे समय मंडल में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल में होता है, कितना होता है? 10 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर, 20 डिग्री देशांतर, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका बी विकल्प, 15 डिग्री देशांतर। कैसे? आइए समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है ना, पृथ्वी 24 घंटा में कितना घूमती है? 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक है, तो 1 घंटा में कितना घूमेगी? तो बस सिंपली इसको क्या कीजिए, 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 घंटा में आप देखेंगे तो यहाँ पे 15 डिग्री निकल करके आएगा। ठीक है, तो वही पूछा गया था कि पृथ्वी के प्रत्येक 1 घंटे के 24 घंटे समय मंडल में बांटा गया है, तो प्रत्येक मंडल में कितना होता है? ये 15 डिग्री होता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी विकल्प, 15 डिग्री देशांतर। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, ग्रहों, नक्षत्रों, उपग्रहों के अतिरिक्त, सवाल क्या है? ग्रहों, नक्षत्रों, उपग्रहों के अतिरिक्त कुछ सूक्ष्म पिंड मंगल और बृहस्पति के बीच गति करते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? विकल्प में है ध्रुव तारा, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा क्षुद्र ग्रह, विकल्प नंबर सी सही होगा। याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच एक क्षेत्र होता है जिसे एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। इसमें छोटे छोटे पथरीले पिंड घूमते हैं, उसे ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बिहार में पाए जाने वाले टाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताना है, बिहार में पाई जाने वाली टाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला दे रखा है, यह मिट्टी मोटे कण वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं तथा यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली है। एक से अधिक सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, पूछा है कि एक से अधिक गलत है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, बात करें पहला विकल्प के बारे में, दे रखा है कि यह मिट्टी मोटे कण वाली धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, बिहार में पाई जाने वाली टाल मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी मोटे कण वाली होती है, धूसर रंग की होती है और ये भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती हैं और ये दलहन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी सही है। वहीं बात करें सी विकल्प के बारे में, दे रखा है कि टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक है। ये कथन बिल्कुल सही है, लेकिन आगे देखिए लिखा है कि 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में फैली हुई है। ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, लगभग आप देखेंगे तो दक्षिणी तट पर, ठीक है ना, गंगा के दक्षिणी तट पर आप देखेंगे तो यहाँ से शुरू करके, बक्सर से शुरू करके आप देखेंगे ना, तो यहाँ से शुरू करके ये भोजपुर तक, ठीक है, सॉरी भागलपुर तक, यहाँ से 8 से 10 मीटर चौड़ी पट्टी में इस तरीके से ये टाल मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ से? बक्सर से लेकर के भागलपुर तक। अब देख सकते हैं दिया हुआ है ना, ये बक्सर से लेकर के भागलपुर तक, तो बक्सर यहाँ पे है और ये भागलपुर यहाँ पर है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 से 10 मीटर चौड़े पट्टी में ये फैला हुआ है टाल मिट्टी। ठीक है, तो ये कथन यहाँ पे गलत हो गया, सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में दिया हुआ है, ना कि दिया हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं? 10, 12, 1 से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 12। याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कुल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और पश्चिम चंपारण में कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे घने वन पाए जाते हैं। चलिए, और यहीं पर आप देखेंगे तो बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य भी है इसके अंदर। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियाई पक्षियों के आश्रय स्थल के लिए प्रसिद्ध है? बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियाई पक्षियों के आश्रय स्थल के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प में है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है डी विकल्प, एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, विकल्प सही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे तो कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है बेगूसराय में। ठीक है, और ये साइबेरियाई पक्षियों के लिए साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये रामसर सूची में शामिल बिहार का ये प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र भी था। ठीक है, तो ये भी सही है। बाकी सी विकल्प में जो दे रखा है कुशेश्वर स्थान पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये दरभंगा में है, और ये साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल के लिए ये भी प्रसिद्ध है। तो बी और सी सही होगा। ठीक है, जबकि वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, और ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं और ये बिहार का एकमात्र बाघ अभ्यारण्य इसके अंदर स्थित है। ठीक है, तो बी और सी सिर्फ सही होगा, डी विकल्प सही हो जाएगा फिर इस हिसाब से। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, 2021 के रिपोर्ट के तुलना में वनावरण में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? ये बिहार के संदर्भ में बताना है। विकल्प में 192 वर्ग किलोमीटर, 1129 वर्ग किलोमीटर, 129 वर्ग किलोमीटर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 129 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए 2021 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 129 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, तो सी विकल्प सही होगा। तो ये था आज का सेशन 20 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पहला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प में है 11 जुलाई, 5 जून, 5 सितंबर, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर बी, 5 जून। याद रखिए विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, साथ ही साथ प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बाघ परियोजना कब आरंभ हुआ था? विकल्प में है 1973, 1976, 1978, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है 1973। याद रखिए बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है भारत में बाघों की घटती संख्या को बचाना, इसके अलावा उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा करना। ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व याद रखिए कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक,
चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? विकल्प में है बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिए 2011 जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सबसे कम निवास करने के पीछे कारण क्या है? कारण है पहाड़ी क्षेत्र का होना, घने जंगल होना, कम शहरीकरण देखने को मिलता है यहाँ पे, और साथ ही साथ कठिन जीवन परिस्थितियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखने को यहाँ पे मिलता है। बात करें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो ये बिहार है, जहाँ पे 1100 से ज़्यादा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? विकल्प में है हिमालय, एंडीज, अलास्का, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है एंडीज पर्वतमाला। याद रखिएगा एंडीज पर्वतमाला ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग आप देखेंगे ना तो 7000 किलोमीटर है। ये कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ ये जो है ना, या ये जो आपका एंडीज पर्वतमाला है ये 7 देशों से होकर के गुजरती है। कौन कौन सा 7 देश है? वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना। तो इन देशों का नाम चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको याद ये रखना है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। और ये कहाँ स्थित है ये भी याद रखिए, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्न में को सुमेलित करें। सुमेलित करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा, झारखंड दे रखा है। एक तरफ देखेंगे दीपा कुमारी, पामा डाबी और ये कुरुआ दे रखा है। ये सभी क्या है? तो देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। अलग अलग राज्यों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, केरल में क्या कहते हैं, उड़ीसा में क्या कहते हैं, झारखंड में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में झूम कृषि को दीपा कहते हैं। ठीक है, ये तो सही मैच है। केरल में कुमारी कहते हैं, या फिर कह ले पश्चिमी घाट में झूम कृषि को कुमारी ही कहा जाता है, तो ये भी सही है। उड़ीसा में पामा डाबी कहते हैं, ये भी सही है। और झारखंड में कुरुआ कहा जाता है, ये भी सही मैच है। मतलब कह सकते हैं कि सभी विकल्प जो है ना बिल्कुल मैच है, सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी, अर्थात ए विकल्प बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला सवाल है। बहुत सारे आप देखेंगे कह सकते हैं कि किताबों में ये कहें या फिर कहीं भी सोर्स में देखेंगे तो कहीं आपको कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो थोड़ा सा ये सवाल कन्फ्यूजिंग टाइप का है। ठीक है, कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? विकल्प में है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए उत्तर पूर्व, लेकिन बहुत सारे किताबों में या सोर्सेस में आपको देखने को मिलेगा कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है या पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बिहार जो है ना भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कुछ इस तरीके से सब लेके चलेंगे तो बिहार यहाँ पे कुछ है। ठीक है, तो ये तो कुछ डायरेक्शन से जा रहा है, ये उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, तो उत्तर पूरब वहीं होना चाहिए। लेकिन पूरब दे रखा है, तो बहुत सारी किताबों में पूरब भी मिलता है और किसी किसी किताब में देखेंगे तो उत्तर पूर्व मिलता है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे ज़रूर बताइएगा। वहीं बात करें इसके पड़ोसी राज्यों के बारे में, तो उत्तर में तो खैर एक देश है नेपाल स्थित है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, जबकि पश्चिम में इसके उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसका लोकेशन भी जरूर याद रखिए। ठीक है, अगर ये फिर से बन लेते हैं थोड़ा, कुछ ऐसा ये बिहार है, बिहार पता नहीं, मान लेते ये बिहार है ना, तो इसका देखेंगे तो उत्तर में क्या है, ये इधर ये आपका नेपाल राज्य, नेपाल देश स्थित है, जबकि यहाँ पर देखेंगे पश्चिम में, ये पूरब में पश्चिम बंगाल है, जबकि पश्चिम में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है, क्योंकि झारखंड से तो अलग हुआ था। तो इसका थोड़ा सा लोकेशन भी याद रखिए और इसकी स्थिति भी याद रखिए कि ये कहाँ स्थित है। तो ये भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी किस राज्य में स्थित है? विकल्प में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों नदियाँ हिमालय क्षेत्र में बहती हैं।
हिमालय क्षेत्र कहने होता है उत्तराखंड, ठीक है ना। हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं तो ये उत्तराखंड से होकर के आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है ना ये उत्तराखंड में बहती हैं। सही आंसर क्या होगा इसका? विकल्प नंबर बी सही होगा, ठीक है। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिलती हैं, यहीं से आगे नदी का नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है, ठीक है। गंगा की उत्पत्ति का मुख्य संगम क्या है? देवप्रयाग है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो विकल्प में दे रखा है ना, यहाँ पे गंगा बहती है, लेकिन यहाँ पे उद्गम ओरिजिन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। उत्तराखंड में देखेंगे तो ये सही उत्तर है, दोनों नदियाँ यहीं पे स्थित है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश में तो इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ठीक है।